सारंग गुरु डिजिटल क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। मैं अनूप कुमार शर्मा फिजिक्स क्लास 12 चैप्टर 2 में पिछले क्लास में कुछ टॉपिक डिस्कस किए थे, उसको हम लोग फिर से रिवाइज करेंगे। इसमें ये बताया गया था कि इनसाइड ए कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज जीरो। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो होगा, चाहे कंडक्टर चार्ज हो या अनचार्ज हो। ये हम लोग डिस्कस किए थे, आप लोग पिछला वीडियो आप देखेंगे। दूसरा पॉइंट ये है एट द सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड मस्ट बी जीरो टू द सरफेस एट एवरी पॉइंट। कोई अगर कंडक्टर है और उस कंडक्टर वो चार्ज कंडक्टर है, इस पे चार्ज है, प्लस चार्ज हो या माइनस चार्ज हो, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसके सरफेस पे परपेंडिकुलर होगा, है ना। सरफेस के हर एक पॉइंट पे परपेंडिकुलर होगा। स्टैटिक सिचुएशन में, स्टेशनरी सिचुएशन में, चार्ज अगर मूव नहीं करे तो, है ना। कोई भी प्लेट हो या कोई कर्व सरफेस हो, वो चार्ज हो और चार्ज इसमें मूव नहीं कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे हर जगह परपेंडिकुलर होगा। दूसरा ये डिस्कस किया गया था कि द इंटीरियर ऑफ ए कंडक्टर कैन हैव नो एक्सेस चार्ज इन द स्टैटिक सिचुएशन। कंडक्टर के अंदर एक्सेस चार्ज होगा, टोटल चार्ज होगा वो जीरो होगा इनसाइड द कंडक्टर, है ना। ये हम लोग पढ़े थे। आज देखेंगे कि कोई चार्ज कंडक्टर है, उसके नजदीक इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड नियर इलेक्ट्रिक फील्ड नियर ए चार्ज कंडक्टर इसमें एक चार्ज कंडक्टर अगर ले लें, एक कंडक्टर है और इस पे चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, और इसके नजदीक इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कैलकुलेट करना है। लेट सिग्मा इज इक्वल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब हुआ चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया। अब यहाँ एक पॉइंट P है और इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कैलकुलेट करना है। यहाँ ये पॉइंट P है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, इस पॉइंट P को एक स्मॉल एरिया से इंक्लोज कर देंगे और एक गॉसियन सिलिंड्रिकल सरफेस इमेजिन करेंगे। ये एरिया जो है, ये एरिया डेल्टा S मान लेते हैं, और ये है सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस, ठीक है। तो अब इसके थ्रू हम लोग फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस, ठीक है।
इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस फाई इज इक्वल टू ई, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको ई मान लेते हैं। तो यहाँ जो सरफेस है, ये सरफेस की वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस पे परपेंडिकुलर है, और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड 0 होगा, है ना। और ये जो पार्ट है गॉसियन सरफेस का, इस सरफेस के पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके थ्रू फ्लक्स 0 हो जाएगा, इस एरिया के थ्रू फ्लक्स 0 हो जाएगा, क्योंकि इनसाइड द चार्ज कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। तो इसके थ्रू अगर फ्लक्स हम लोग कैलकुलेट करें तो ये वाला जो एरिया है ऊपर वाला, इस एरिया पे इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है, और बाकी ये जो कर्व एरिया है, इस एरिया के पैरेलल है इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ पे क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ही 0 है, तो सिर्फ इस एरिया की वजह से फ्लक्स हो जाएगा E इंटू डेल्टा एस, इक्वेशन फर्स्ट। और ये चूंकि क्लोज सरफेस है तो हम लोग इसके थ्रू फ्लक्स गॉसेस लॉ से भी अप्लाई निकाल सकते हैं। तो बाई गॉसेस लॉ गॉस लॉ से क्या होगा, फाई इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसके इनसाइड कितना चार्ज है ना, ये जो हम लोग क्लोज सरफेस इमेजिन किए हैं, इसके अंदर कितना चार्ज है, तो इसके अंदर सिर्फ कंडक्टर का ये वाला हिस्सा है, और इसका एरिया भी डेल्टा एस है। तो यूनिट एरिया पे चार्ज सिग्मा है, यूनिट एरिया पे चार्ज सिग्मा है, तो डेल्टा एस एरिया पे चार्ज हो जाएगा सिग्मा डेल्टा एस डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया सेकंड इक्वेशन। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो ये हो जाएगा फाई इज इक्वल टू, या इसको ऐसे लिखेंगे, ये भी फ्लक्स है और ये भी फ्लक्स है, तो इसको E इंटू डेल्टा एस इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा डेल्टा एस डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ये डेल्टा एस कैंसिल हो गया और E इज इक्वल टू आया सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो कोई भी चार्ज कंडक्टर है उसके नजदीक इलेक्ट्रिक फील्ड इतना होगा। सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर एरिया, और ये एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है। फ्री स्पेस का वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 होता है ऐसा यूनिट में, है ना। तो इसको आप लोग स्टडी करेंगे। और एक चीज यहाँ समझिएगा कि चार्ज सीट हो तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और कंडक्टर है, अगर चार्ज कंडक्टर है तो उसके नजदीक हो जाता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। अगर हम लोग के पास कोई चार्ज सीट हो, जैसे ऐसे समझिए, इसको हम यहाँ जगह बना लेते हैं। अगर चार्ज सीट है कोई पेपर की तरह है और उस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, तो इसके नजदीक जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और चार्ज कंडक्टर है तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तक जो चैप्टर 2 में हम लोग पढ़े, इसमें पहला जो टॉपिक था वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़े, फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल हम लोग स्टडी किए पिछले क्लास में, है ना। फिर उसके बाद कुछ प्रॉपर्टी देखा गया कि चार्ज कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा 0 होता है। फिर उसके बाद जो कोई चार्ज कंडक्टर है उसके सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर होता है, हर एक पॉइंट पे परपेंडिकुलर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कोई चार्ज कंडक्टर है। तो कोई कंडक्टर के अंदर एक्सेस चार्ज 0 होता है, नेट चार्ज 0 होता है। और फिर हम लोग आज स्टडी किए कि कंडक्टर के नजदीक इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है।
अब इस चैप्टर का अगला टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कैपेसिटेंस, कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। कैपेसिटर क्या है? कैपेसिटर एक डिवाइस है और कैपेसिटेंस उसकी प्रॉपर्टी है। कैपेसिटेंस उसकी प्रॉपर्टी है, जैसे रेसिस्टर होता है और रेसिस्टर की प्रॉपर्टी होती है रेसिस्टेंस। तो रेसिस्टर है तो उसका रेसिस्टेंस होगा। उसी तरह से और भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है, इंडक्टर तो उसका इंडक्टेंस होता है। उसी तरह से कैपेसिटर और फिर कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटर क्या है? कैपेसिटर एक डिवाइस है जो चार्ज को स्टोर करता है, और चार्ज को स्टोर करेगा तो एनर्जी भी स्टोर करेगा, एनर्जी को स्टोर करता है ना, इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करता है। तो इसमें बेसिकली जो कैपेसिटर है इसमें दो प्लेट होता है, दो प्लेट होता है, दो कंडक्टिंग प्लेट होता है ना, कुछ इस तरह से। तो इसी सिस्टम को, और यहाँ से एक वायर निकला होता है और एक वायर यहाँ से कनेक्ट होता है, क्योंकि हम लोग वायर, ये दो टर्मिनल निकला हुआ है जिससे कि हम लोग बैटरी वगैरह कनेक्ट कर सके, उसकी वजह से ये, उसके लिए ये वायर दो निकला होता है। तो ये जो सिस्टम हो गया जिसमें दो कंडक्टिंग प्लेट है, इसी को कैपेसिटर बोलते हैं ना। बहुत सिंपल है, दो प्लेट को हम लोग एक दूसरे के नजदीक रख दें, ये कंडक्टिंग प्लेट होना चाहिए, तो कंडक्टिंग प्लेट को एक दूसरे के नजदीक रख दें तो उस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं कैपेसिटर। तो जब एक कैपेसिटर को हम लोग बैटरी से कनेक्ट करते हैं, सपोज करें कि अब हम लोग जब दो प्लेट दिखाएंगे तो कुछ इस तरह का फिगर दिखाएंगे सिंपल। तो ये एक प्लेट हो गया कैपेसिटर का और ये एक दूसरा प्लेट हो गया। यहाँ से एक वायर निकला है, यहाँ से एक वायर निकला है, ये मेटल का प्लेट है, तो इसी सिस्टम को कैपेसिटर कहा गया। जब हम लोग एक टर्मिनल को एक बैटरी से कनेक्ट करें, बैटरी से कनेक्ट करें तो यहाँ पे प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, और ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है। तो इस वाले प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और सेम अमाउंट का नेगेटिव चार्ज इस पे आ जाएगा। ये नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, और इस पे सपोज कर ले कि प्लस क्यू चार्ज आया तो इस पे माइनस क्यू आएगा। और इस बैटरी को कनेक्ट करने की वजह से यहाँ पोटेंशियल क्रिएट हो गया, तो इस प्लेट के पोटेंशियल को भी मान लें, इस प्लेट के पोटेंशियल को भी मान लें। और ये जो प्लेट का जो पोटेंशियल डिफरेंस है या जो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है, वही यहाँ पे इस प्लेट्स का पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। बैटरी अगर 12 वोल्ट का है तो यहाँ भी इस दोनों प्लेट्स का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 12 वोल्ट हो जाएगा। बैटरी अगर 6 वोल्ट का अगर कनेक्ट किया गया है तो इस दोनों प्लेट का बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी 6 वोल्ट हो जाएगा। और ये हमेशा याद रखेंगे कि जो पॉजिटिव चार्ज जितना आया है उतना ही अमाउंट का नेगेटिव चार्ज दूसरे प्लेट पे आएगा। और Q को कहा जाता है चार्ज ऑन द कैपेसिटर, चार्ज ऑन द कैपेसिटर। ठीक है, अगर टोटल चार्ज देखा जाए तो प्लस क्यू यहाँ है, माइनस क्यू यहाँ है, टोटल चार्ज वैसे तो 0 हो गया। अगर हम लोग कैपेसिटर को बैटरी से कनेक्ट ना करें फिर भी टोटल चार्ज 0 है, कनेक्ट किए और तब भी 0 कहें तो अंतर पता नहीं चलेगा। तो इस केस में हम लोग बैटरी चार्ज ऑन द कैपेसिटर 0 नहीं बोलेंगे, जो पॉजिटिव प्लेट पे चार्ज होता है उसी को बोलते हैं चार्ज ऑन द कैपेसिटर। एंड इट इज फाउंड दैट the charge on the capacitor is directly proportional to potential difference of the battery, यानी जितना ज्यादा वोल्ट का अगर बैटरी कनेक्ट करेंगे उतना ही ज्यादा इस पे चार्ज आएगा। तो कहने का मतलब है कि ये जो चार्ज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है
VA माइनस VB के, potential difference between the plates of the capacitor, and VA minus VB can be written as V. तो Q is directly proportional to V. कैपेसिटर पे जो चार्ज आएगा वो दोनों प्लेट्स के पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। और इस खास फिगर में, इस दोनों प्लेट्स का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, जो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। क्योंकि यहाँ ध्यान देंगे कि ये जो पॉजिटिव प्लेट है वो यहाँ से कनेक्ट है, तो यहाँ से कनेक्ट है तो इसका जो पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल इसका हो जाएगा, सेम हो जाएगा। अगर सेम नहीं होगा तो चार्ज फ्लो करेगा। जहाँ कहीं भी पोटेंशियल डिफरेंस है और उसको एक वायर से कनेक्ट कर दें तो चार्ज का फ्लो होने लगेगा। और चार्ज कब तक फ्लो करेगा, जब तक कि पोटेंशियल डिफरेंस बराबर ना हो जाए, ठीक है। तो जब इसको हम लोग बैटरी कनेक्ट किए तो कनेक्ट करने के कुछ देर तक का मतलब कि बहुत छोटा समय है, वो कुछ मिली सेकेंड या माइक्रो सेकेंड का समय है, उतने देर तक इस पे चार्ज फ्लो करेगा। उसके बाद चार्ज का फ्लो बंद हो जाएगा और यहाँ इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल बराबर हो जाएगा। सेम चीज यहाँ भी है, ये जो नेगेटिव प्लेट है इसका जो पोटेंशियल होगा और जो नेगेटिव टर्मिनल है इसका पोटेंशियल सेम होगा। तो यहाँ जो हम लोग VA लिखे हैं, यहाँ जो VB लिखे हैं, तो इस बैटरी का भी ये पॉजिटिव टर्मिनल का पोटेंशियल VA होगा और ये VB होगा। तो पोटेंशियल का डिफरेंस क्या है, पोटेंशियल का डिफरेंस है VA माइनस VB, और ये जितना ज्यादा होगा उस कैपेसिटर पे चार्ज भी उतना ही आएगा, ठीक है। दूसरी चीज कि अगर Q इज इक्वल टू Q प्रोपोर्शनल भी लिखा गया है, भी जहां पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों प्लेट्स का, दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है, तो Q इज इक्वल टू एक कांस्टेंट यहाँ पे लगेगा। तो यहाँ जो कांस्टेंट हम लोग लिखते हैं उसको C से लिखते हैं, Q इज इक्वल टू CP। और यही जो कांस्टेंट C है, वेयर C इज ए कांस्टेंट, वेयर C इज ए कांस्टेंट called capacitance of the capacitor, capacitance of the capacitor, ठीक है। and the value of C depends on the geometrical shape and size of the plates of the capacitor। ये जो C है, जो कांस्टेंट है, इसका वैल्यू डिपेंड करता है कि जो कैपेसिटर है उसके प्लेट का ज्योमेट्रिकल शेप क्या है, साइज क्या है, दोनों के बीच की दूरी क्या है, ये जो सिस्टम है उसके ज्योमेट्रिकल शेप पे इस C का वैल्यू डिपेंड करेगा। जैसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक प्लेट है और ये दूसरा प्लेट है, ये एक कैपेसिटर हो गया। उसी तरह से एक दूसरा कैपेसिटर हम लोग बना लें जिसमें दोनों प्लेट्स का एरिया ज्यादा है। अगर हम लोग ये इसको 6 वोल्ट से कनेक्ट करें और इसको भी 6 वोल्ट से कनेक्ट करें तो दोनों पे सेम चार्ज नहीं आएगा, है ना। चार्ज पोटेंशियल डिफरेंस के प्रोपोर्शनल होगा, ये तो हर हाल में सही है, लेकिन चार्ज का जो वैल्यू है वो पोटेंशियल डिफरेंस के साथ साथ इसका जो शेप क्या है, दोनों के बीच का सेपरेशन क्या है, इस पे भी डिपेंड करेगा। तो वही ये जो कांस्टेंट C लिखा गया है, तो ये कैपेसिटर के ज्योमेट्रिकल शेप, कैपेसिटर का जो प्लेट है उसके ज्योमेट्रिकल शेप और साइज पे निर्भर करेगा। और इसका ऐसा यूनिट अगर निकालना चाहें तो C इज इक्वल टू हो जाएगा Q बाई V। तो ये हो जाएगा कूलम और इसका हो जाएगा वोल्ट, तो ये हो गया कूलम पर वोल्ट एंड दिस इज कॉल्ड फराड। SI यूनिट जो होगा, SI यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज कूलम पर वोल्ट और फराड। फराडे नहीं, फराड, जिसको F से लिखेंगे।
कैपेसिटर का आम बोलचाल की भाषा में इसका दूसरा नाम कंडेंसर भी है। आप लोग सुने होंगे कंडेंसर, जैसे फैन वगैरह में जो कंडेंसर लगता है ये कुछ सिलिंड्रिकल शेप का होता है। इसमें भी दो प्लेट होता है, इसका कंडेंसर है और उस पे जो उसका अमाउंट, उसका जो वैल्यू लिखा रहता है वो कुछ माइक्रो फैराड लिखा रहता है। माइक्रो फैराड, नैनो फैराड। नैनो फैराड थोड़ा छोटा हो गया। जनरली फैन में हम लोग जो कंडेंसर लगाते हैं उस पर कैपेसिटर भी लिखा रहता है और उसका वैल्यू माइक्रो फैराड में होता है। वैसे फैराड जो है ऐसा यूनिट है कैपेसिटेंस का, लेकिन ये यूज के लिए बहुत बड़ा हो जाता है, इसलिए ज्यादातर हम लोग को क्वेश्चन में क्या मिलेगा, माइक्रो फैराड मिलेगा। माइक्रो फैराड मिलेगा, नैनो फैराड मिलेगा, पिको फैराड मिलेगा। पिको फैराड, माइक्रो फैराड का मतलब हुआ 10⁻⁻6 फैराड, नैनो फैराड का मतलब हुआ 10⁻⁹ फैराड और इसका मतलब हुआ 10⁻12 फैराड। तो ये देखिए कितना छोटा हो गया। 1 फैराड डिवाइडेड बाई 10⁻6, 10⁻6 का मतलब हो गया 10 लाख। तो 1 फैराड का 10 लाखवां हिस्सा जो हुआ वो माइक्रो फैराड हो गया। तो जो भी मार्केट में जो कैपेसिटर या कंडेंसर जिसको बोलते हैं वो मिलता है माइक्रो फैराड टाइप का मिलता है। फैराड क्यों नहीं मिलता है इसको हम लोग इसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि 1 फैराड का कैपेसिटर बनाना बहुत कठिन काम है। उसमें ये देखेंगे उसमें कि प्लेट का एरिया वगैरह बहुत ज्यादा हो जाएगा, है ना। तो वो माइक्रो, इवन मिली फैराड भी कैपेसिटर मिलना मुश्किल होता है। मिली जो होता है वो 10⁻³ फैराड होता है। तो हम लोग के क्वेश्चन में भी इसी टाइप का वैल्यू दिया रहेगा, कैपेसिटर दिया रहेगा, उसका वैल्यू माइक्रो फैराड, नैनो फैराड और पिको फैराड टाइप का दिया रहेगा। अब हम लोग ये जानना चाहेंगे कि ये जो कैपेसिटेंस है, जो कांस्टेंट है, ये इसके ज्योमेट्रिकल शेप और साइज पे तो डिपेंड करता है, लेकिन वो किस तरह से डिपेंड करता है, क्योंकि इसका वैल्यू अगर हम लोग बढ़ाएं तो चार्ज बढ़ जाएगा। हालांकि वोल्टेज को बढ़ाना उतना आसान काम नहीं है। वोल्टेज बढ़ाने के लिए सोर्स को बदलना पड़ेगा। मान लीजिए 6 वोल्ट का बैटरी लगाएं, 12 वोल्ट का लगाएं, बहुत ज़्यादा करें तो 50 वोल्ट, 100 वोल्ट, है ना। तो उसकी वजह से तो चार्ज बढ़ेगा, लेकिन अगर हम लोग इसको बदल दें तो चार्ज इस पे ज़्यादा आ जाएगा और ज़्यादा एनर्जी भी स्टोर करेगा। और इसको बदलना बड़ा आसान है। इसको, इसमें क्या है कि ये डिपेंड करता है इसके ज्योमेट्रिकल शेप पे, तो इसका शेप बदलना इजी है। इस दोनों के बीच का डिस्टेंस कम करना आसान है, प्लेट का एरिया बढ़ाना आसान है, सोर्स को बदलना थोड़ा कठिन है। आपको कहें कि 6 वोल्ट की जगह पर आप 50 वोल्ट कनेक्ट करें, इसके लिए तो ये पूरा सोर्स बदलना पड़ेगा, दूसरी बैटरी लानी पड़ेगी। लेकिन अगर कहें कि दोनों प्लेट के बीच का सेपरेशन कम कर दीजिए तो ये हम लोग आसानी से कर सकते हैं। और ये जो C है इसके बीच के सेपरेशन पे भी डिपेंड करता है ना। तो अभी हम लोग ये आज ये टॉपिक पढ़ते हैं, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, तो ये जो अभी तक जो ये इसमें डिस्कस किए हैं इसमें कुछ मेन पॉइंट्स है, उसको याद रखिएगा। कैपेसिटर क्या है? द कैपेसिटर इज ए सिस्टम ऑफ 2 कंडक्टिंग प्लेट्स प्लेस्ड क्लोज टू ईच अदर। कैपेसिटर एक सिस्टम है जिसमें 2 कंडक्टर होता है, 2 कंडक्टिंग प्लेट्स होता है और दोनों प्लेट से एक एक टर्मिनल जुड़ा होता है। और जब हम लोग कैपेसिटर को बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो कैपेसिटर पे चार्ज आ जाता है और कैपेसिटर का जो चार्ज होता है वो बैटरी के पोटेंशियल, ये जो प्लेट्स का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसके प्रोपोर्शनल होता है, चार्ज प्रोपोर्शनल भी। और कैपेसिटर पे जो चार्ज होगा वो Q इज इक्वल टू C भी होगा। इसको याद रखिएगा, हर एक कैपेसिटर इस रिलेशन को फॉलो करेगा। जैसे हर रेसिस्टर ओम्स लॉ को फॉलो करता है, V इज इक्वल टू IR, उसी तरह से हर एक कैपेसिटर इस रिलेशन को फॉलो करेगा कि किसी भी कैपेसिटर पे जो चार्ज होगा वो उसका कैपेसिटेंस और उस दोनों प्लेट्स के पोटेंशियल डिफरेंस के प्रोडक्ट के बराबर होगा। यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ते हैं ओम्स लॉ में कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा रेसिस्टर का
वो रेसिस्टेंस और उसके थ्रू जो करंट है उसके प्रोडक्ट के बराबर होगा, और यहाँ चार्ज इज इक्वल टू CB होगा। क्लियर है? कैपेसिटेंस of a parallel plate capacitor पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है, ठीक ना। तो पहले ये समझ लें कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में दो प्लेट होता है और दोनों एक दूसरे के पैरेलल होता है ना। ये मेटल का प्लेट है, ये भी मेटल का प्लेट है। जैसे हम लोग दो कॉपी ले लें या दो पेज ऐसा ले लेते हैं, जैसे ऐसे समझ सकते हैं आप। मान लीजिए कि ये एक मेटल का प्लेट है और ये भी एक मेटल का प्लेट है। तो दोनों प्लेट, हालांकि दोनों का एरिया अलग अलग है, लेकिन दोनों का एरिया अगर सेम इमेजिन करें तो ये एक प्लेट हो गया। अलग अलग भी अगर एरिया हो तो भी कैपेसिटर हो जाएगा, लेकिन हम लोग जो कैपेसिटेंस कैलकुलेट कर रहे हैं इसमें दोनों का एरिया सेम रखा गया है। तो ये एक मेटल का प्लेट हो गया, एक दूसरा मेटल का प्लेट हो गया, और दोनों को एक दूसरे के नजदीक रख दें, टच नहीं कराएंगे, बीच में गैप होना चाहिए। और ये अगर एक दूसरे के पैरेलल है तो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कहा जाएगा। तो एक प्लेट इमेजिन करें, यहाँ एक प्लेट इमेजिन करें और दोनों के बीच का सेपरेशन D मान लेते हैं। इसको बैटरी से कनेक्ट किया गया है जिसकी वजह से इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, इस पे नेगेटिव चार्ज +Q और इस पे -Q। बैटरी से कनेक्ट भी कर देते हैं। बैटरी से कनेक्ट करने के बाद इसका पोटेंशियल हो गया VA और इसका पोटेंशियल हो गया VB। और जो प्लेट जो हम लोग लिए हैं उसका एरिया जो है एरिया A है ना, इसका भी एरिया A है, इसका भी एरिया A है, और दोनों के बीच का सेपरेशन D। इलेक्ट्रिक फील्ड between the plates of the capacitor, electric field between the plates of the capacitor is equal to। तो ये दोनों प्लेट के बीच में का जो स्पेस है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा। तो इस पॉजिटिव प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे इधर होगा, पॉजिटिव चार्ज से दूर जाता है, और नेगेटिव प्लेट की वजह से भी यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इधर ही होगा। दोनों सेम डायरेक्शन में है तो उसको ऐड कर लेंगे। और यहाँ जो चार्ज है वो एक चार्ज शीट के जैसा है ना, हमेशा चार्ज फेसिंग सरफेस पे आएगा। जैसे प्लेट हम लोग कैपेसिटर बना लिए, ये एक प्लेट हो गया, ये एक दूसरा प्लेट हो गया, तो चार्ज इस पे आएगा और इस पे आएगा, ये एक दूसरे को फेस कर रहा है तो फेसिंग सरफेस पे चार्ज आएगा। तो चार्ज शीट के जैसा है ये, है ना, दोनों तरफ चार्ज नहीं है। तो चार्ज शीट के नजदीक इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग पढ़े हैं, एक पॉजिटिव चार्ज है, सिर्फ इस चार्ज शीट की वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होगा वो सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट होगा प्लस
ये जो नेगेटिव चार्ज है उसकी वजह से यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी इधर की तरफ होगा और वो हो जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। और दोनों ऐड करने के बाद ये हो गया सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो चार्ज इस पे क्यू है और एरिया ए है, तो क्यू बाई ए हो जाएगा, क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों प्लेट्स के बीच में इतना हो गया। अब पोटेंशियल डिफरेंस जो है वी ए माइनस वी बी, इसको हम लोग चार्ज और एरिया के टर्म में कैलकुलेट कर लें। पोटेंशियल डिफरेंस between the plates VA माइनस VB। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका डायरेक्शन इधर की तरफ है, प्लस से माइनस की तरफ। और ये हम लोग इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग जाने से पोटेंशियल फॉल करेगा। तो यहाँ का पोटेंशियल ज्यादा होगा, यहाँ का पोटेंशियल कम होगा, और इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग जाने पे पोटेंशियल कितना से फॉल करता है? E इंटू डी से, E इंटू एक्स, जितना डिस्प्लेसमेंट हम लोग कराए उतना से। तो वी ए ज्यादा होगा, वी बी कम होगा, तो वी ए माइनस वी बी जो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू जितना डिस्टेंस हम लोग गए आगे की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग डी। और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू है इसी को हम लोग भी लिख दें, V इज इक्वल टू ई का वैल्यू Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट, और ये D हो गया इंटू डी। तो इस दोनों प्लेट्स का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो इतना होगा। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस इतना है और इस पे चार्ज Q लिया गया है, तो इसका कैपेसिटेंस हम लोग लिख सकते हैं। लोग जानते हैं कि C इज इक्वल टू होता है, Q इज इक्वल टू होता है CP। हर एक कैपेसिटर इस रिलेशन को फॉलो करता है। जहां Q कैपेसिटर का चार्ज होगा, C जो होगा कैपेसिटर का पोटेंशियल, C जो होगा कैपेसिटर का कैपेसिटेंस होगा, और V जो होगा वो पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकालना है तो C इज इक्वल टू हो जाएगा Q बाई V। तो इसका कैपेसिटेंस बराबर होगा इसका चार्ज डिवाइडेड बाय इसका पोटेंशियल डिफरेंस। तो इस पे चार्ज तो Q है और पोटेंशियल डिफरेंस इतना है, डिवाइड कर लेंगे तो C इज इक्वल टू हो जाएगा Q बाई V की जगह पर ये रख देंगे Q B बाई ए एप्सिलॉन नॉट। ये Q और Q कैंसिल हो गया, ये आ गया A एप्सिलॉन नॉट बाई C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट बाई D। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस होगा वो A एप्सिलॉन नॉट बाई D होगा, जहां A क्या है? A है एरिया ऑफ ईच प्लेट, और D क्या है? सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, दोनों प्लेट के बीच का सेपरेशन है। ठीक है, तो पैरेलल प्लेट का कैपेसिटर का कैपेसिटेंस ये हो गया। और यहाँ हम लोग देख पा रहे हैं कि जो कैपेसिटेंस है वो एरिया बढ़ाने से बढ़ेगा। इस प्लेट का अगर एरिया बढ़ा दे, ज्यादा बड़े साइज का प्लेट में, तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। दोनों प्लेट के बीच के डिस्टेंस को कम कर दें तो भी कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। डी के कम करने से कैपेसिटेंस बढ़ेगा, एरिया बढ़ाने से कैपेसिटेंस बढ़ेगा। तो यहाँ कैपेसिटेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए के, कैपेसिटेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1 बाई डी के।
या कहें तो डी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और कैपेसिटेंस ज्यादा होगा तो इस पे चार्ज भी ज्यादा आएगा, क्योंकि किसी भी कैपेसिटर का जो चार्ज होता है वो Q इज इक्वल टू सी भी होता है। और कैपेसिटेंस को चेंज करना आसान काम है। प्लेट्स का एरिया बढ़ा देंगे, प्लेट्स के बीच का सेपरेशन कम कर देंगे, कैपेसिटेंस चेंज कर जाएगा। ठीक है। और एक चीज यहाँ ध्यान रखेंगे कि दोनों प्लेट्स के बीच में हम लोग एयर लिए हैं, कोई मीडियम नहीं है, कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम नहीं है। डाइलेक्ट्रिक का मतलब इंसुलेटर होता है, तो यहाँ पे कोई मीडियम नहीं है। एयर हो या फिर वैक्यूम हो तो उस केस में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होगा, प्लेट का एरिया एप्सिलॉन नॉट और दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस। अगर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को इसमें इंसर्ट करेंगे तो कैपेसिटेंस चेंज कर जाएगा, तो उसको भी हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। इसको याद रखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।